अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चले स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल माला, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। वो घर आई तो चुप चुप सी थी, दिल उदास था। माँ सो रही थी। वो उन पे एक नजर डाल के लॉन में आ गई। गार्ड चेयर खाली रखी थी। दिल चाहा सलीम से कहे कि इस कुर्सी को हटा दे, जब उस पे बैठने वाला ही मौजूद नहीं है तो क्या फायदा, लेकिन फिर नहीं कहा। सोचा माही या सफूरा को कॉल मिला के उनसे पूछे कि क्या वो बुरी हो रही थी, लेकिन नहीं पूछा। आज माँ के सारे काम करते हुए उसने उनसे भी ज्यादा बात नहीं की। दिल बहुत बुरा हो रहा था। वो चुपचाप सर लपेट के सोने लेट गई। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटी रही। ये एहसास कि वो अपनी जिंदगी जाया कर रही है बहुत दिल डुबो देने वाला था। सुबह वो काम पे आई तो उसका चेहरा वीरान था। उसने लंबी सब्ज कमीज के नीचे सफेद ट्राउजर पहन रखा था। दुपट्टा गर्दन में मफलर की तरह लपेट के दोनों पल्लू आगे डाले हुए थे। बंधे हुए बालों के ऊपर सिल्क का सब्ज रुमाल लिपटा था और दाएं गाल पे एक दाना निकला हुआ था। वो वीरान चेहरा लिए गाल वाल के साथ फर्श पे बैठ गई। ग्लास वॉल का निचला हिस्सा अच्छा खासा पेंट हो चुका था। वो सर झुका के अपने पेंट निकालने लगी। तभी प्लेटों कांटों के टुकराने की आवाजों के दरमियान उसे शनासा आवाजें सुनाई दी। ओह! उसने माथे को छुआ। उसकी लाहौर की दोस्तों ने कह रखा था कि आज वो ग्लास टाउन में गेट टुगेदर करेंगे। इंस्टा पे उन्होंने उसे पैगाम भेजा था, लेकिन कल से उसने फोन ऑफ कर रखा था। अब वो लड़कियां सामने से आती नजर आई तो माला को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो तो तैयार भी नहीं हुई थी। साद शुक्र कि वो ग्लास बॉल के बाहर बागीचे में बैठ गई थी। वो अंदर थी और फर्श पे थी। शीशा धुंधलाया हुआ था। वो उसे नहीं देख सकती थी। ना उनको मालूम था कि वो वहाँ पेंट करती है। उसने सिर्फ काम का बताया था। जब तक वो उसे नहीं देखेंगी वो यही छुपी रहेगी। आज उसे किसी से नहीं मिलना था, इन चारों से तो हरगिज नहीं। वो चारों उसकी क्लास फेलोज थी और शादियों के बाद सेटल हो चुकी थी। तुमने इंस्टा पे शहरीन की स्टोरी देखी? उनकी गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी बर्थडे पे बंटो काजमी का जोड़ा पहना हुआ था। नया नया पैसा आया हुआ है। हाँ, शहरीन अपने ऑनलाइन बिजनेस से कमा रही है। अब वो डैना और बिंटो पहनती है। यार वही ना, नया पैसा ही है। वो बारिश के कतरे बनाते हुए शदीद उकता रही थी। लाहौर की सोशल लाइट्स की गुफ्तगू इन्हीं बातों के गिर्द घूमती थी। किसी के पास नया पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कौन सस्ते ब्रांड पहनता है और कौन इन्वेस्टमेंट पीस में इन्वेस्ट करता है, बच्चों की स्कूलिंग और फ्लैपनो मुलाजमाएं। फिर बातें गॉसिप की तरफ चली गई। एक लड़की बता रही थी कि इंस्टा पे उनके सोशल सर्कल की किस किस खातून ने नकली ब्रांड पहन के तस्वीरें खिंचवा रखी थी। सेंतौरनी पहुंच गई अलीजे, लेकिन नकली ब्रांड पहनना नहीं छोड़े उसने। जब गॉसिप खत्म हुई तो वो जिक्र शुरू हुआ जो हर एक की दुखती रग होता है और जिससे 21वीं सदी में एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। सफर के किस्से। यार सिला, तुम कितने अरसे से यहाँ हो, ट्रैवल क्यों नहीं करती हो? माला ने ब्रश फेरते हुए गहरी सांस ली। ट्रैवलिंग, ये वो मौजू था जिस पे लाहौरी सोशल लाइट्स घंटों बोल सकती थी। जो गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान से बाहर ना गया हो वो ऐसे मौका पे सख्त शर्मिंदा होता था और दूसरे अपने सफर के किस्से सुना के उसे मजीद बुरा महसूस करवाते थे। वो चुपचाप अपनी चीजें समेट के वहां से खिसक आई और सीधी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चली गई। आज फिर आईने में अपना चेहरा देखा।
वहाँ झुर्रियाँ नहीं थी। सर में 5-6 सफेद बाल अलबत्ता वैसे ही थे। अगर वो भी अब तक शादी कर चुकी होती तो उसकी परेशानियां यही होती। फ्लैपनो, नैनी, शोहर का कारोबार, ट्रैवल, बच्चों की स्कूलिंग, इन लड़कियों की जिंदगी मुकम्मल थी। सिर्फ उसकी अधूरी थी क्योंकि उसने शादी नहीं की थी। उसका दिल मजीद खराब होने लगा। ज़ियाद की बातें, इन लड़कियों की चमकती धमकती जिंदगियां, हर चीज एकदम खुद पे हावी होने लगी। उसने हाथ धोए और चेहरे पे पानी डाल के बाहर निकल आई। अपनी उलझनों में उसने गौर नहीं किया कि बाएं गाल पे ग्रे पेंट लगा हुआ है जो उसके आस्तीन के कफ के साथ चेहरे तक पहुंचा था। गीले चेहरे और पेंट के दाग से ला इलम वो बाहर निकली। अभी वो रेस्टोरेंट की बैरूनी एग्जिस्ट तक पहुंची ही थी कि कशमाला, आवाज पे उसका सारा वजूद जैसे नमक का मुजस्मा बन गया। हालांकि अभी तक उसने मुड़ के नहीं देखा था। ये आवाज माला अपनी एड़ियों पे घूमी। सामने लाबी के दहाने पे वो खड़ा था। कैफ जमाल, तुम? वो बेयकीन थी। कैफ मुस्कुराते हुए कदम कदम चलता उसके सामने आ रुका, बिल्कुल सामने। स्याह जीन्स पे पहनी सफेद ड्रेस शर्ट के कफ मोड़ रखे थे और कॉलर के नीचे 2 बटन खुले थे। शर्ट आधी जीन्स में रस्सी थी और आधी बाहर थी। कंधों पे स्याह बैग पैल डाले वो बड़ी हुई शेप और बूढ़ी आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। जी मैं कैफ। वो सामने आया तो एकदम सारी दुनिया में रोशनियां बिखर गई। उसे मालूम ही ना हुआ और कब एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पे बिखर गई। तुम यहाँ कैसे? वो इतनी हैरान थी कि बयान नहीं कर सकती थी। वो इतनी खुश थी कि अंदाजा नहीं कर सकती थी। मैं लाहौर छोड़ के जा रहा था। सोचा जाते जाते आपसे अपनी आधे महीने की तनख्वाह लेता जाऊं। घर गया तो मोहित ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। यानी तुम सिर्फ तनख्वाह लेने आए हो? वो भी मुस्कुरा दी। आपको यकीन नहीं आ रहा? अब तो तुम्हारे पास काफी पैसे हैं। मेरे चंद हजार की क्या अहमियत? किसने कहा मुझे तनख्वाह नोटों में चाहिए? कशमाला मुस्कुरा दी। चलो कॉफी पीते हैं, उसने पेशकश कर दी। लेकिन फिर हाल के दूसरे कोने की तरफ देखा जहाँ ग्लास वॉल के पार बैठी लड़कियां दिखाई दे रही थी। वो चमकती धमकती लड़कियां हाथ हिला हिला के बातें कर रही थी, कह के लगा रही थी। कैफ ने उसकी निगाहों का ताकुब किया, फिर गौर से उसका चेहरा देखा। वो इन लड़कियों को देखते हुए किसी सोच में गुम हो गई थी। इतनी सी जिंदगी है कशमाला, इसको नापसंदीदा लोगों को बर्दाश्त करने में क्यों गुजारे? वो पूरे दिल से मुस्कुरा दे। फिर कहाँ चले जहाँ लोग सच्चे और बातें सादा हों। वो मुस्कुराया तो गाल का घरा गहरा हुआ। अगर आप मुझे एक ऐसी जगह चाय पिला दे जहाँ की चाय मैं पीना चाहता हूँ तो समझे आपने तनख्वाह बराबर कर दी। वो तनख्वाह उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी थी, लेकिन शायद कैफ ने फोन के साथ उस अकाउंट को भी नहीं देखा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई अपना बैंक अकाउंट ना चेक करे? खैर उसे क्या, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके गाल पे सुरमई पेंट लगा है। बस पेंट एक्सेसरीज का बैग पैक कंधों पे डाला और उसके साथ चली आई। किसी और से वो इस हुलिये में नहीं मिल सकती थी, नगीना आंटी और ज़ियाद से तो कभी भी नहीं। लेकिन वो कैफ था, वो माला की कंफर्ट जोन था। करीबन पौन घंटे बाद वो दोनों दिल्ली गेट के सामने खड़े थे। ये सुर्ख ईंटों से बना बड़ा सा शहर दरवाजा था। दरवाजों के नाम अमूमन उनके रुख के हिसाब से रखे जाते थे। ये दरवाजा दिल्ली को फेस करता था, इसलिए दिल्ली दरवाजा था। वॉल्ड सिटी के महकमे ने गुज़श्ता चंद बरसों में कदीम लाहौर के इन चंद मकामात को रिस्टोर किया था। ये यूरोपियन शहरों के तारीखी मकामात जैसे साफ सुथरे और चमकते धमकते नहीं थे, लेकिन फिर भी ये सियाहती मेयार पे पूरे उतरते थे। तुम तब से लाहौर में हो, वापस नहीं गए? वो तहय्युर से कहते हुए दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल हो रही थी। वो उसके साथ चलते हुए गर्दन घुमा घुमा के इतराफ को देख रहा था। नहीं, मुझे अपना प्लान बनाना था। खामोशी और तन्हाई में अंदर एक बारौनक बाजार था। दोनों इतराफ में दुकानें थी और हर तरफ से गलियां निकलती थी। मसालों की खुशबू जोर से नथनों में घुसी, मगर अच्छी लगी। बना लिया? जी बना लिया। कैफ मुस्कुराया। उसकी आंखों की चमक और अज़म भी उसे अच्छा लगा। लाहौर दोबारा आओगे? वो एक बगली गली से निकल के शाही हमाम की तरफ जा रहे थे। धूप, शोर, मसाला जात की खुशबू, इस सब में उसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। नहीं आऊंगा। वो सामने देख के कदम उठा रहा था। क्यों? क्योंकि लाहौर ने मेरा दिल तोड़ा है।
दोबारा दिल तुड़वाने नहीं आऊंगा, उसने माला को देखे बगैर कहा और आगे बढ़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई। कभी कभी उसे लगता था उसने जारा वाली बात झूठ में कही है ताकि वो काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते का असर जाहिर कर सके। पिछले 1.5 माह तक कैफ और कैफ के हर कदम पे उसने बहुत सोचा था। उसकी पुरइसरारियत की एक तरफ उसे नहीं लगता था वो शादीशुदा था। वो शाही हमाम के दाखिली बरामदे में खड़ा था। मुड़ के उसे देखा जो वही गुमसुम सी खड़ी थी और मुस्कुराया। आप अपने लाहौर का तारुफ नहीं करवाएंगी मुझसे? वो उसे आगे का इशारा कर रहा था। क्या बातों के असर ऐसे ही जायल हो जाया करते हैं? ऑफ कोर्स, ये शाही हमाम है। वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ आई। और ये शाहजहां ने बनवाया था। इल्मुद्दीन अंसारी ने इसकी तामीर करवाई थी। वो दोनों अब दाखिली बरामदे में खड़े थे और वो गर्दन उठाए छत को देख रहा था। वहाँ रंगीन नक्शो निगार और फूल बूटे बने थे। मुगल बहुत साफ सुथरे लोग थे। उन्होंने शहर दरवाजे के साथ एक हमाम इसलिए बनवाया ताकि जो भी लाहौर आए पहले गुस्ल करे और साफ सुथरा होकर शहर में दाखिल हो। अगर वो आज के लाहौर की आलूदगी को देख लेते तो? उसने अफसोस से सर झटका। आपने कहा उसे शाहजहां और इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाया? वो गर्दन उठाए छत को देखते हुए बोला। लेकिन इमारतों को उनके ममाद तामीर करते हैं, आर्किटेक्ट। माला ने कंधे उचका दिए। आर्किटेक्ट तो सिर्फ डिजाइन करते हैं, पैसा तो शाहजहां ने लगाया और सुपरवाइज इल्मुद्दीन अंसारी ने किया। उसने गर्दन माला की तरफ मोड़ी और एक शिकवा भरी नजर उस पे डाली। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे अहम ममार होता है, लेकिन लोग ममारों को भूल जाया करते हैं। इसीलिए शाही हमाम के ममार ने अपनी तस्वीर हमेशा के लिए यहाँ महफूज कर दी। कैफ ने उंगली से ऊपर इशारा किया। क्या? किधर? उसने हैरत से सर उठाया। उसे आज तक मालूम नहीं हुआ था कि शाही हमाम की दाखिली छत पे बने फूल बूटों में ममार ने अपनी बहुत सी तस्वीरें बना रखी थी। उम्मीद है अब आप शाही हमाम के ममार को नहीं भूलेंगी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वहाँ दिन के बावजूद नीम अंधेरा सा था। जर्द बत्तियों ने खूबसूरत सा समा बांध रखा था। अंदर माहौल ठंडा सा था। जुलाई की धूप और हिद्दत यहाँ कम थी। कब जाना है? शाम 4 बजे की फ्लाइट है इस्लामाबाद की। माला ने अफसोस से सर झटका, फिर मोबाइल निकाला और माँ को ऑडियो नोट भेजने लगी। माँ, आज मुझे देर हो जाएगी। नोट भेज के सेंड किया। वहाँ सिग्नल कमजोर थे। फोन रख के वो कैफ की तरफ मुड़ी। जानते हो शाहजहां के जमाने में लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट कैसे भेजते थे? कैफ की आंखें अचंभे से छोटी हुई। कैसे? माला ने मुस्कुराहट दबा ली और उसे हमाम के हाल कमरे के एक कोने में जाने को कहा। खुद वो काफी दूर दूसरे कोने में जा खड़ी हुई। लाहौर आने वाले मेहमानों को लाहौरी सबसे पहले ये जादू का करतब दिखाते थे। उसे भी कैफ को दिखाना था। अब वो दोनों काफी दूर कोनों में खड़े थे। माला ने दीवार की तरफ मुंह करके सरगोशी की, हल्की सी सरगोशी। फ्लाइट पे पैसे क्यों जाया किए? बस से चले जाते। सरगोशी ने दीवारों में सफर किया और वो कई फुट दूर कैफ के कान के करीब आगे गूंजी। वो चौंक गया, फिर मुड़ के सताइश से उसे देखा जो अपने कोने में इतनी खुश खड़ी थी जैसे ये जादुई दीवारें उसने बनाई हों। वो वापस मुड़ा और हमाम की दीवार के कोने में सरगोशी की। मजबूर आदमी हूँ, मजाक ना बनाए। कशमाला बेइख्तियार हंस दी। उसकी हंसी भी सरगोशी की सूरत कैफ को सुनाई दी। दिल पे पड़ा बोझ बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। शाही हमाम की दीवारों के कान होते थे। वो वापस हाल के वस्त में आई और गर्दन ऊंची की। ऊपर से छत में बड़ा सा सुराख था। वहाँ से सूरज की रोशनी माला के पेंट लगे चेहरे पे पड़ रही थी। यहाँ खड़े होकर अगर गुस्ल करने वाले तौलियां मांगते तो आवाज सीधी हमाम की रिसेप्शन तक जाती। ये उनका इंटरकॉम था। जैसा कि मैंने कहा, ये मामार का कमाल था। उसने ऐसी दीवारें बनाई जो आवाजों को सफर करने देती थी। वो कहते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब वो दोनों छत के रोशन सुराख के ऐन नीचे खड़े थे। जब मैं रेस्तुरां आया तो आप परेशान लग रही थी। सब ठीक है? माला की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। कैफ के साथ वो सब भूल गई थी। एकदम से तलख हकीकत फिर से याद आने लगी। चलो तुम्हें सर्जन सिंह स्ट्रीट दिखाती हूँ, वहाँ चाय पीते हैं। वो टाल गई। उसे यहाँ से निकलना था। उसे डर था ये दीवारें कान रखने के साथ साथ याददाश्त भी रखती थी। ऐसा ना हो कि वो कुछ बोल बैठे और अल्फाज अमर हो जाएं।
गली सर्जन सिंह अंदरूने लाहौर की इन कदीम गलियों में से एक थी, जिसे वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट के तहत साफ करके रिस्टोर किया गया था। रिस्टोरेशन का मतलब था पेंट करना और चंद गमले और बत्तियां लटका देना। इस हिस्से को रिस्टोर करने में वर्ल्ड सिटी ने 12 साल लगाए थे, मगर ये गली इंस्टाग्राम जनरेशन के लिए बहुत पुरकशिश शय थी। जो चंद फिल्टर्स लगा के इसमें तस्वीर खिंचवाते तो लगता कि इटली में खड़े हैं। वो गली के दहाने पे थे जब कैफ ने पुकारा, आपको क्या बात परेशान कर रही है? माला के कदम वहीं पत्थर हो गए। गली के घरों की बूढ़ी ईंटों की तरह। परेशान नहीं हूँ, सोच रही हूँ। वो कदम कदम चलता उसके ऐन सामने आ खड़ा हुआ। वो बूढ़ी आंखें धूप से छोटी किए हुए था। किसी ने कुछ कहा है ना? सबज रुमाल वाली लड़की उसका चेहरा देखे गई, आंखें गुलाबी पड़ने लगी। वो आज भी उसके सामने खड़ा था। धूप का रास्ता रोके, लेकिन धूप तो उसकी पुश्त पे भी थी। धूप तो हर जगह थी। वो कहाँ तक उसकी ढाल बन सकता था? हकीकत थी। मुझे लगता है मैंने इतने बरस अपनी जिंदगी जाया कर दी और अब मुझे समझौते करने पड़ेंगे। कैफ ने उसे मजीद गौर से देखा। काम के मामले में, शादी के मामले में। इस पुल गली सर्जन सिंह के दहाने पे खड़ी लड़की को भूल गया कि वो उसका ड्राइवर था। इस वक्त वो सिर्फ धूप से रोकने वाली एक दीवार था जो सरगोशियां सुन सकता था। किसी ने आपको आपकी उम्र का एहसास दिलाया है? ये हकीकत है। हकीकत होती तो आपको खुद एहसास होता। मुझे लगता है एहसास दिलाया गया है। माला ने गहरी सांस ली। उसे आज कैफ पे एतबार करना था। इससे बात करके वो पछताएगी नहीं। जियाद, उसने मुझे प्रपोज किया है। उसकी आवाज गली सर्जन सिंह में सरगोशी बन के गूंजी। और जब मैंने वक्त मांगा तो उसने मुझे एहसास दिलाया मैं पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुकी हूँ। फिर उसने जल्दी से वजाहत दी। जियाद का कोई गलत मतलब नहीं था। उसने बहुत शाइस्तगी से एक नॉर्मल बात कही। बस मुझे लगा कि आप मुझ पे भरोसा करती हैं। एकदम से हवा चलने लगी, गर्म धूप में ठंडी हवा। हाँ, उसका सर खुद ब खुद हिला। उसे कैफ पे किए गए तमाम शकूक भूल गए। कैफ ने मजीद कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ गया। उसके पीछे चलती आई। गली सर्जन सिंह के वस्त में एक बैठक बनी थी। उसका नाम उस्मान की बैठक था। वो दरअसल एक रेस्तोरां था जो कदीम तर्ज पे बनाया गया था। वो दोनों चंद स्टेप चढ़ के अंदर आए तो दीवाने खाना नजर आया। वो मुख्तलिफ रंगों से सजा था। ईंटों वाली दीवार पे रंग बिरंगे चंगेज आवेजा थे। छत से झूलते फानूस कांच की रंगीन बोतलों से मुज़य्यन थे। वो दोनों वहीं आमने सामने मूरों पे बैठ गए। लाहौर आए हो, लेकिन तुमने खलीफा की खताई और शेके की मिठाई नहीं खाई होगी। मुझे अनहाइजेनिक चीजें खाने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ चाय पीनी है। माला हंस दी। तुम इतने नखरीले क्यों हो? आज खा के देखो, ये साफ सुथरी होती हैं। नहीं होते तुम बीमार। उसने वहां मौजूद छोटे लड़के को 2 का इशारा किया। वो समझ के बाहर चला गया। वहां खताइयां और कड़क चाय इकट्ठी सर्व की जाती थी। अब आप मेरी बात सुनिए। वो संजीदगी से गोया हुआ और वो गौर से सुनने लगी। रंगीन बोतलों से बने फानूस की मध्यम रोशनी कैफ के चेहरे पे पड़ रही थी। ठीक है, मैं अपने ट्रैक रिकॉर्ड से एक नाकाम इंसान लगता हूँ, लेकिन मैं इंसानों को जानता हूँ। मैं वो चीजें सेंस कर सकता हूँ जो आम लोग नहीं करते। मेरी बात शायद आपको बुरी लगे, लेकिन कभी ना कभी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो इतने हतमी अंदाज में बोला कि माला के दिल को किसी ने मुट्ठी में दबाया। क्यों? ताल्लुकात में एक चीज होती है, रेड फ्लैग। वो उसका सवाल नजरअंदाज कर गया। सुर्ख झंडे जब वो नजर आए तो संभल जाना चाहिए। उसने आवाज धीमी की। जियाद एक रेड फ्लैग है। जियाद बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कब कहा वो बुरा इंसान है? लड़का मिट्टी के प्यालों में चाय और खताइयों की प्लेट ले आया था। इन दोनों ने साथ साथ अपने कप उठाए। वो मीठा नहीं खाती थी, लेकिन अंदरूने शहर की खताइयों की अलग बात थी। उसने एक खताई उठा ली और चाय में डबोने लगी। यकीनन जियाद एक बहुत अच्छा इंसान होगा, लेकिन आपका उसके साथ गुजारा नहीं हो सकेगा। उसने मिट्टी का प्याला घूंट भर के नीचे किया। चेहरे पे झंझलाहट थी। तो मुझे जियाद के खिलाफ क्यों कर रहे हो? कैफ ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे मालूम है कि वो आपको हर्ट करेगा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपको हर्ट करे, खुद मैं भी नहीं।
वो वहीं बैठी रह गई। उस्मान की बैठक में अब सिर्फ खामोशी थी या खताइयों की खुशबू। दफ्तन गली की किसी खुली खिड़की से किसी के गाने की आवाज आने लगी। एक छोटी सी ढोल तमाशे गले में डाले उसको चमचे से पीटते हुए एक आदमी कोई पंजाबी लोकगीत गा रहा था। उसे मालूम हो गया था कि उस्मान की बैठक में सयाह आए बैठे हैं। तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया कैफ, ना कर सकते हो। लेकिन कैफ ने नफी में सर हिला दिया। उसके चेहरे में मलाल था। वो खुद को सजा सुना चुका था। वो आज उसकी जिंदगी से निकलने के लिए आया था। गुज़श्ता 6 हफ्ते कशमाला से दूर रह के वो यही सोचता रहा था कि क्या उसे कशमाला को हकीकत बता देनी चाहिए। हकीकत बताने के बाद उसे माफी मांग सकता था, लेकिन अगर माला ने उसे माफ कर दिया तो फिर सजा तो ना मिली और कैफ को अपने किए की सजा खुद को देनी थी। उसने उस लड़की के साथ धोखा किया था। उसकी सजा यही थी कि कशमाला उसको कभी माफ ना करे और वो इस गुनाह का बोझ सारी उम्र उठाता रहे। वो इस लड़के के काबिल नहीं था। उसे हकीकत बता के मजीद हर्ट नहीं करना चाहता था। कर सकता हूँ, वो बोला तो उसकी आंखें जख्मी थी। शायद कर चुका हूँ। कभी आपको मेरे बारे में कुछ सुनने को मिले। वो रुका। उसका जुर्म काबिले माफी नहीं था, तो बेशक मुझे माफ ना कीजिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि मैं मजबूर था। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, शायद हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपकी हिफाजत करनी चाहिए है। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। खुल के कहो, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है कैफ। तुम जब चाहो जॉब पे वापस आ सकते हो। वो उसे देखता रह गया। उसे मालूम था वो यह कहेगी। वो कभी ना कभी ये कहेगी और ये एक फिक्रा उसके कदमों की जंजीर बन जाएगा। फिर वो खुद को सजा कैसे देगा? उसने ज़ारा को अपनी बीवी बताने का झूठ इसलिए बोला था ताकि वो उस तक जाते सारे रास्ते बंद कर दे। वो 6 हफ्ते उससे दूर इसलिए रहा था ताकि वो उसे भूल जाए। लेकिन कशमाला मुबीन ऐसी लड़की नहीं थी जो गुजरे वक्त के साथ भूल जाए। मैं जॉब पे वापस नहीं आ सकता, उसने खुद पे जबर करके अल्फाज जोड़े। मैंने कहा ना, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे, वरना हम दोनों की जिंदगियां पचीदा हो जाएंगी। रंगीन बोतलों से बना फानूस हवा से जरा जरा सा झूलने लगा था। गाना गाते पंजाबी गुइये की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। जहाँ तक रहा जियाद, तो इससे शादी सोच समझ के कीजिएगा। जियाद आपको हर्ट करेगा और बहुत हर्ट करेगा। वो नार्सिसिस्ट है, पीटर पेन सिंड्रोम। उसे हैरत हुई। कैफ ने इस बात में सर हिलाया। All boys grow except Peter Pan, the boy who doesn't grow। तमाम लड़के बड़े हो जाते हैं सिवाय पीटर पैन के। ये वो लड़का है जो कभी बड़ा नहीं होता। वो कुछ कह नहीं सकी। उसे यकीन था कि कैफ गलत कह रहा था। कभी भी पीटर पैन के लिए वैंडी मत बनना कशमाला। और जहाँ तक बात है उम्र की, कैफ मुस्कुराया और वो भी उसको देख के मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराता था तो उसकी सारी कुल्फत दूर हो जाती थी। तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। सर के बाल खुद से सफेद नहीं होते, हम सफेद बाल कमाते हैं। चेहरे पे झुर्रियां खुद से नहीं आ जाती, ये कमाई जाती हैं। ये हमारे तजुर्बे और अकल के पुख्ता होने की कीमत है। फिर उसने दिल पे उंगली रखी। बस दिल मुतमिल होना चाहिए। अगर दिल शादी के बगैर खुश नहीं है तो शादी करके भी खुश नहीं होगा। अगर आप गली सर्जन सिंह में खुश नहीं हैं तो इटली की गलियों में भी खुश नहीं होंगी। माला ने एक नजर खताइयों की प्लेट को देखा। कैफ ने उनको छुआ तक नहीं था। उसने एक खताई उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई। क्या वाकई अब लाहौर नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। उसने खताई पकड़ ली लेकिन खाई नहीं। ओके, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ना। अगर तुम्हारा बिजनेस प्लान कोई कबूल ना करे तो वो लोग उसके काबिल नहीं होंगे। तुम नए लोग ढूंढना। उसकी नसीहत पे वो मुस्कुराया और खताई जेब में डाल ली। और आप ताल्लुकात में सुर्ख झंडों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। माला ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिला दिया। वो इस बारे में सोचेगी और अगर मेरे बारे में कुछ बुरा सुने तो मुझे बेशक माफ मत कीजिएगा। मैं मजबूर था। माला ने फिर से सर हिला दिया। कुछ था जो कैफ जमाल में हमेशा पुर इसरार सा था, कुछ जो वो छुपाता था, लेकिन उसने कुरेदा नहीं क्योंकि वो नहीं बताएगा। मेरी फ्लाइट का वक्त होने वाला है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। उसने उठते हुए पेशकश की। कैफ के पास कार नहीं थी। वो उसको एक आखिरी सहूलत देना चाहती थी। एयरपोर्ट के सारे रास्ते वो खामोश रहा। खिड़की से बाहर देखता रहा। उसे नजर नहीं मिला रहा था।
जब एयरपोर्ट आया तो कैफ नीचे उतर गया, लेकिन उसे उतरने से मना कर दिया। मैं चला जाऊंगा। उसकी खिड़की के पास रुक के उसने कहा। वो स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखे, गर्दन उठाए बाहर खड़े कैफ को देख रही थी। क्या वाकई वो अब कभी लाहौर नहीं आएगा? कशमाला, उसने एक आखिरी नजर उस पे डाली और जेब में रखी खताई के बोझ को महसूस किया। आई एम सॉरी, हर चीज के लिए। वो किस चीज की माफी मांग रहा था वो समझ नहीं सकी, बस सर हिला दिया। वो क्यों इतना पुरइसरार था? माला की कार आगे बढ़ गई तो कैफ जमाल ने मुड़ के एयरपोर्ट की तरफ देखा। सामने डोमेस्टिक फ्लाइट्स का बोर्ड नजर आ रहा था। कैफ ने वापस पलट के उसकी कार को देखा, वो दूर जा रही थी। कैफ ने दोबारा बोर्ड को देखा और फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी, लेकिन वो उस तरफ नहीं गया। वो वहीं रुका खड़ा रहा। उसकी नजरें माला की दूर जाती कार पे जमी थी। उसे कशमाला के काफी दूर जाने का इंतजार था। वो घर वापस आई तो उसे मालूम ना था कि उसके गाल पे पेंट लगा हुआ है। ये तो जब माँ ने बताया कि चेहरा आईने में देखो तो वो हैरान सी कमरे में आई और ड्रेसिंग टेबल के आईने में नजर डाली तो आसान खता हो गए। ओह नो, मैं इस पेंट के साथ फिरती रही और कैफ ने मुझे बताया तक नहीं। बदतमीज। उसे पहले गुस्सा आया और फिर हंसी। चेहरा धो के वो बाहर आई और फोन निकाल के ऑन किया। सफूरा के मैसेजेस आए हुए थे। किधर गायब हो माला? उसका मूड अच्छा था। उसने फौरन कॉल मिला ली और गीला चेहरा सुखाते हुए वही खिड़की के साथ कुर्सी पे बैठ गई। तुम आज सिला वगैरह के साथ ब्रांच पे नहीं थी? मैंने अभी इंस्टा पे उनकी स्टोरीज देखी हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। तुम ठीक हो? अम्मी ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, वो बशाशियत से बोली। कैफ की कंपनी हमेशा मुझे ठीक कर देती है। कैफ? उसने तो जॉब छोड़ दी थी। हाँ, लेकिन वो तब से लाहौर में ही था। आज इस्लामाबाद जा रहा था तो मुझसे मिलने आया। हम एक साथ पुराने लाहौर में गए। सफूरा खामोशी से सुनती रही। मैं उसे कभी कभी समझ नहीं पाती हूँ, वो क्या चाहता है। उसने मुझे ये भी कहा कि उसने खानदान वालों से छुप के शादी कर रखी है। नामुमकिन। मुझे भी यकीन नहीं आता। माला, कल मुझे लाहौर आना है। सफूरा सोच सोच के बोल रही थी। कैफ क्या चाहता है? उसको जरा बैठ के हम डिस्कस करेंगे। सफूरा उसकी कोई बेहतरीन दोस्त नहीं थी, लेकिन वो समझदार लड़की थी और हमेशा अच्छा मशवरा देती थी। कैफ ने उसे इतना उलझा दिया था कि वो अब वाकई सफूरा के साथ बैठ के इस मामले को डिस्कस करना चाहती थी। रात भर वो कैफ के बारे में सोचती रही। वो जियाद के लिए हाँ नहीं कह सकती थी क्योंकि कैफ ने उसे उलझा रखा था। क्या वो उसमें दिलचस्पी रखता था? फिर वो क्यों चाहता था कि खुद को माला से दूर कर दे? वो किससे भाग रहा था? जब तक उसका जहन क्लियर ना हो वो कैसे जियाद से एक नया ताल्लुक बना सकती थी? अगली सुबह सफूरा का फोन आ गया। वो लाहौर आ चुकी थी और वो अपनी अम्मी के घर थी। उसने माला से वही आने को कहा। वो भी उससे अपने घर नहीं मिलना चाहती थी। उसे खुल के सफूरा से बात करनी थी। वो कैफ की कजन थी। वो उसे माला से बेहतर तौर पे जानती थी। वो सफूरा के घर पहुंची तो दोपहर रोशन थी। मुलाजिम उसे सीधा ड्राइंग रूम में ले आया। वो अंदर दाखिल हुई तो सफूरा वहीं बैठी थी। माला को हैरत हुई। वो उसे लेने बाहर नहीं आई, ना वो उसे मिलने के लिए उठी। बस उसने सर उठा के तैयार से माला को देखा, जो गुलाबी चिकन कारी की लंबी कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सफेद ट्राउजर के साथ सफेद हाई हील्स पहने वो बाल खोले फ्रेश सी लग रही थी। सफूरा उसके बरअक्स थी। उसकी आंखें सुर्ख और गीली थी। बैठो माला, हमें बात करनी है। कुछ गलत था इस सारे मंजरनामे में। कुछ गलत था, कुछ जो वो नहीं जानती थी। क्या किया है कैफ ने? गुलाबी लिबास वाली लड़की एक सोफे पे बैठ गई। उसकी सबज आंखों में उलझन थी। उसके भूरे बाल चेहरे के दोनों इतराफ में गिर रहे थे, जिन्हें वो कान के पीछे नहीं अड़स रही थी। सफूरा, तुम ठीक हो? सफूरा चुपचाप उसे देखने लगी। उसने रफ सा लिबास पहन रखा था और वो अपना मेकअप के थकी थकी सी लग रही थी। वो एक वेल ड्रेस्ड, हमेशा टिप टॉप से रहने वाली वर्किंग वुमेन थी। हार्ड कवर फेमिनिन। वो इतनी बुझी बुझी क्यों थी? माला, मुझसे एक गलती हो गई है। वो बोलने लगी तो नजरें गोद में रखे हाथों में थी। मुझे कैफ को कभी तुम्हारे पास जॉब नहीं दिलवानी चाहिए थी। क्या क्या किया है कैफ ने? कैफ ने हम दोनों को धोखा दिया है। सफूरा ने गीली आंखें उठाई। इनमें अफसोस भी था और गुस्सा भी। माला हथेलियां अपने दाएं बाएं सोफे पे रखे किनारे पे यूं बैठी थी जैसे गैर आरामदेह हो। क्या मतलब? कैसा धोखा? कैफ 3 माह पहले मेरे पास आया था।
اس نے مجھے کہا کہ میں اسے تمہارے پاس جاب دلوا دوں کیونکہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ تمہیں گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس کو کیسے معلوم تھا؟ میں نے بھی یہی پوچھا، لیکن اس نے بات گول مول کر دی۔ اور مالا، میں اس وقت تک اتنی تھک چکی تھی، ہر دوسرے ہفتے ایک نیا گارڈ تمہارے پاس بھیج کے کہ میں نے اسے ہاں کہہ دی۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ سفورا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ کیف کو کیسے معلوم کہ مجھے گارڈ چاہیے تھا؟ کیونکہ اسے کسی نے کہا تھا وہ میرے ذریعے تمہارے پاس جاب حاصل کرے۔ سفورا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک ماہر فرید نامی امیر آدمی نے اس کے دل پہ کسی نے زور سے مکہ مارا، ایسے کہ تکلیف سارے بدن کو کاٹے گئی۔ مالا نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ماہر فرید تو میرا تعاقب ہے۔ کیف اس کے لیے کام کرتا رہا ہے؟ نہیں، ماہر فرید نے اسے مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ میں اس کی سفارش تم سے کروں۔ مالا کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہاں مخمل کے اونچے پردے نفاست سے بندھے تھے۔ باہر لون نظر آ رہا تھا جس کی گھاس دھوپ میں جھلس رہی تھی۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہو کہ کیف میرے پاس ماہر فرید کے کہنے پہ جاب کر رہا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سفورا نے جواب نہیں دیا۔ مالا اسی طرح بے یقینی سے بولتی گئی۔ وہ اتنا عرصہ میری جاسوسی کرتا رہا، وہ میرے بارے میں ماہر فرید کو رپورٹ کرتا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ نہیں مالا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا۔ کشمالا چونک کے اپنی دوست کی طرف مڑی۔ مگر تم نے کہا اس نے ماہر فرید کے کہنے پہ میرے پاس جاب کی۔ مالا، اگر وہ ماہر فرید کے کہنے پہ تمہارے پاس نوکری کرتا اور تمہاری جاسوسی کرتا تو ہاں، کبھی نہ کبھی میں اسے معاف کر دیتی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو سفورا؟ سفورا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ احساس جرم تھا۔ آئی ایم سو سوری مالا۔ کیا کیا ہے کیف نے؟ اس نے مجھے کہا میں اس کو تمہارے پاس جاب انٹرویو کے لیے بھیجوں۔ میں نے بھیج دیا، لیکن کشمالا کا سانس جہاں تھا وہی رک گیا۔ لیکن کیف تمہارے پاس انٹرویو کے لیے نہیں گیا۔ اس عجیب سے لمحے میں کشمالا مبین کی ساری دنیا تھام سی گئی۔ میرا کزن کیف جمال تمہارے پاس کبھی نہیں آیا مالا۔ اس نے کبھی تمہارے پاس جاب نہیں کی۔ تم کیف جمال سے کبھی نہیں ملی۔ سفورا ڈائننگ روم کے دروازے تک گئی اور کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کشمالا کی نظریں چوکھٹ کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں ایک نوجوان چلا آ رہا تھا، خوش شکل لیکن درمیانے قد کا، ماتھے پہ بکھرے بال، چہرے پہ بڑی شیب، پیروں میں مٹیالے سفید جوگر۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ میرا کزن کیف جمال ہے، سفورا بولی تو آواز میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ کشمالا نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیف نہیں ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ مخمل کے پردے کے ساتھ جا لگی۔ یہ کیف نہیں ہے۔ اس اجنبی نوجوان نے پشمانی سے سر اٹھایا۔ اس چہرے کو نہیں جانتی تھی۔ یہی کیف ہے، میرا کزن کیف۔ پھر وہ کون تھا؟ وہ جو 1.5 ماہ میرے گھر میں رہا، وہ جو میرے اتنے قریب رہا، وہ کون تھا؟ وہ بولی تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ شوق، خوف، بے یقینی۔ چند لمحے کے لیے ہم اس ہوٹل سویٹ میں ہوئی ملاقات کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں، کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی دھار آئی۔ وہ کیف کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پہ کیف جمال کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست۔ ماہر فرید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟ سوچ لیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب میں بتاتا ہوں۔ ماہر فرید بولا تو اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ تمہارے پاس؟ وہ رکا، توقف کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ سفورا کے کزن کیف جمال کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ سوائے تمہارے نام کے، مجھے صرف تمہارا نام چاہیے۔ ماہر فرید بہت دیر بعد مسکرایا۔ لکی نیم۔ سٹرا سے کافی پیتے بیئر بل نے لقمہ دیا۔ میرا نام؟ کیف
मुतहय्यर रह गया। मगर आपने कहा था मुझे इस लड़की के पास जॉब करनी होगी। मैंने ये कभी नहीं कहा। क्या मैंने ऐसा कहा मालिक? माहिर ने मालिक को देख के पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम अपनी कजन से बात करोगे, उसे जॉब के लिए राजी करोगे। जब वो तुम्हें इस लड़की के पास जाने को कहेगी तो तुम मुझे बताओगे और मैं तुम्हारी जगह किसी और को वहाँ भेजूंगा। बिला आखिर कैफ जमाल की समझ में सारा मामला आने लगा। उनको सिर्फ उसकी शनाख्त चाहिए थी। मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक लूजर हो और रहोगे। मैं इतना अहम काम एक लूजर से नहीं करवा सकता। मैं किसी ऐसे शख्स को वहाँ भेजूंगा जो मजबूत असाब का होगा, स्ट्रेट स्मार्ट, जिसको इंसानों के चेहरे पढ़ने आते होंगे। ऐसी बातें सुन सकता हो जो किसी को सुनाई नहीं देती, वो जिसपे मैं एतबार करता होऊंगा क्योंकि उसका अपना बहुत कुछ दाव पे लगा होगा और तुम कैफ जमाल ये काम नहीं कर सकते, इसलिए घर जाओ। उसने अपने भारी हाथ से कैफ का कंधा थपका। और 2 माह तक मेरी दी गई मराद से फायदा उठाओ। फिर वो कदरे तवक्कुफ से बोला, तुमने पूछा था कि तुम 2 माह के बाद भी उस लड़की की जॉब कर सकते हो या नहीं, तो ये मेरा जवाब है, तुम उसकी जॉब ना पहले करोगे ना बाद में। मैं वहाँ किसी और को भेजूंगा। थोड़ी देर बाद कैफ जमाल रुपयों का पैकेट लिए वहाँ से निकला तो उसके कंधे हल्के थे। उसे अगले 2 माह कुछ नहीं करना था, सिर्फ माहिर फरीद की दी गई दौलत एंजॉय करनी थी। जबरदस्त। इंसान का नाम उसकी पहचान होता है, उसकी शख्सियत नहीं। जो इंसान हमेशा अपना जो नाम बताता है हम उसको उसी नाम से पुकारते हैं। खुद को कैफ जमाल कहलवाने वाला नौजवान इस वक्त एयरपोर्ट पे खड़ा था। उसने कशमाला के जाने का इंतजार किया और एक दफा फिर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बोर्ड को देखा। मैं किसी ऐसे शख्स को वहां भेजूंगा जो मजबूत असाब का मालिक होगा। फिर उस नौजवान ने सर पे पी कैप पहनी और जेबों में हाथ डाले मुखालिफ समत में चलने लगा। वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स वाले हिस्से की तरफ नहीं जा रहा था जो स्मार्ट होगा, स्ट्रेट स्मार्ट, जिसको इंसानों के चेहरे पढ़ने आते होंगे। पी कैप वाला नौजवान चलते हुए बार बार वक्त देखता था। उसे देर हो रही थी। सामने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का बोर्ड चमक रहा था। जो वो बातें सुन सकता हो जो किसी और को सुनाई नहीं देती। वो सिक्योरिटी से गुजरने के बाद अब एयरलाइन काउंटर की तरफ आ रहा था। मतलूबा काउंटर के सामने चंद कितारें बनी थी। उसने रुक के देखा। इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास। वो सीधा बिजनेस क्लास की तरफ बढ़ गया, वो जिसपे मैं एतबार करता हूँगा। बोर्डिंग पास लेकर वो पासपोर्ट कंट्रोल तक आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के काउंटर पे जाके रुका। अपनी बारी आने पे उसने FIA के ऑफिसर की तरफ अपना नीला पासपोर्ट बढ़ाया क्योंकि उसका उस सब में बहुत कुछ दाव पे लगा होगा। ऑफिसर ने शीशे की खिड़की के पार से पिकैप वाले नौजवान का चेहरा देखा और फिर पासपोर्ट पकड़ा, बरतानवी शहरी। अब ऑफिसर रूटीन के बेकार सवालात पूछ रहा था। कैमरे में देखिए, नौजवान ने कैप उतारी और एक संजीदा नजर कैमरे पे डाली। रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताएं। वो इसी संजीदगी से पलक झपके बिना बोला, माहिर अली फरीद। ऑफिसर ने बोर्डिंग पास देखने के बावजूद पूछा, कहाँ जा रहे हैं? इस्तांबुल। क्यों? घर है वहाँ मेरा, अब जाऊं? लहजे का उखड़ापन वाज़िया था। ऑफिसर ने एक नापसंदीदा नजर उस पे डाली और पासपोर्ट स्टैंप करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ देर बाद वो जहाज के अंदर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। जब जहाज टेक ऑफ कर गया और नीचे फैला लाहौर छोटा दिखाई देने लगा तो तुर्किश एयर होस्टेस ने आके एक दफा फिर पूछा, क्या मैं आपको वेलकम ड्रिंक ऑफर कर सकती हूँ? पहले तुर्किश कावा, फिर ठीक आधे घंटे बाद सुप्रेसिव डबल शॉट। उसने संजीदगी से हुक्म दिया और पैर लंबे करके फुट रेस्ट पे रख लिए। फिर फूड ट्रे पे लैपटॉप सेट किया और स्क्रीन रोशन की। सामने यूजर अकाउंट का नाम नजर आ रहा था, कैफ को क्लिक करके खोलते हुए उसने दूसरे हाथ से मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज टाइप किया, ज़ारा, मैं फ्लाइट में हूँ, सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है। चंद हजार किलोमीटर दूर इस्तांबुल के डिस्ट्रिक्ट
बेशका ताश के एक इलाके लीवंत में एक इमारत के कॉर्नर ऑफिस में जारीना फरीद अपनी पावर चेयर पे बैठी थी। लैपटॉप सामने खुला था और वो माहिर का मैसेज पढ़ के मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इंटरकॉम उठाया और अपने एयर रिंग पे उंगली फेरते हुए रिसीवर में बोली, शबनम, माहिर बे वापस आ रहे हैं, स्टाफ को इत्तला कर दो। उसका चेहरा धमक रहा था। गुलाबी लिबास वाली लड़की सफेद चेहरे लिए सोफे के किनारे बैठी थी। वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। कैफ जमाल सामने कुर्सी पर सर झुकाए बैठा था। वो एक आम सा नौजवान था, एक लूजर। जो आदमी कैफ बन के आपके पास आया वो खुद माहिर फरीद था। इस फिक्रे की बात गश्त अभी तक सुनाई दे रही थी। जब कल तुमने फोन पे बताया कि तुम कैफ से मिली हो तो मैं खटक गई, क्योंकि कल एक फैमिली फंक्शन पे कैफ हमारे साथ था। वो फोटोग्राफी कर रहा था। मैं उसी वक्त कैफ के पास गई और फिर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। सफूरा ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। उसकी आंखों से बेबसी बड़े गुस्से के अंगारे निकल रहे थे। बताओ, सब माला को। वो गुमसुम सी किसी असली कैफ जमाल को देख रही थी। वो बिल्कुल भी उस कैफ जैसा ना था। मैं एक सुबह उठा तो एक आदमी मेरे घर के बाहर खड़ा था। कैफ जमाल ने अपनी कहानी का आगाज किया। उसके पास ये कहानी घरने के लिए 3 माह का वक्त था। जब कभी ये मामला खुलेगा उसे मालूम था उसे क्या कहना है। लंबी काले शीशों वाली कार। उसने गन पॉइंट पे मुझे कार में बैठाया और एक होटल ले गया। वहाँ एक लग्जरी स्वीट में उसने मेरी मुलाकात माहिर फरीद से करवाई। वो साकत से सुन रही थी। माहिर फरीद खतरनाक आदमी था, एक साइकोपैथ है। उनके साथ चंद और गार्ड्स भी थे जिनके पास पिस्तौल और राइफल्स थी। मैं डर गया था। तुम डर गए थे या तुमने उनसे पैसे लिए थे? सफूरा अभी तक उसे मशकूक नजरों से देख रही थी। आपा, कैफ जमाल ने चेहरा उठा के बेबसी से उसे देखा। अगर मैंने पैसे लिए होते तो मेरी हालत बदली हुई नजर आती। फिर तुमने अपने कर्जे कैसे अदा किए? वही बता रहा हूँ। वहाँ पहुँचा तो इस आदमी माहिर फरीद ने कहा कि उसने मेरे कर्जे अदा कर दिए हैं। बदले में मुझे उसको अपनी शनाख्त देनी होगी। उनके पास गन्स थी आपा। वो खौफनाक लोग थे। मैं डर गया था। मैं क्या करता? खौफ हरासा कर देने वाला एहसास कशमाला को अपनी लपेट में लेने लगा। वो खतरनाक आदमी इतने दिन उसके करीब रहा। अगर उसे कुछ हो जाता, उसने मेरा आईडी कार्ड वगैरह ले लिया। फिर बाद में मैंने आपको जो अपनी सीवी भेजी थी उस पे तस्वीर नहीं थी। कशमाला चौंकी। उसे याद आया इस सीवी पे कैफ जमाल की तस्वीर नहीं थी। मगर कैफ माहिर के पास सब कुछ था, आईडी कार्ड, हर चीज, सब कैफ के नाम पे उसकी तस्वीर के साथ था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं भी तुमसे मिलने नहीं आ सकी इतना अरसा। पहले दुबई फिर थाईलैंड चली गई। सफूरा अफसोस से कह रही थी। कैफ ने शर्मिंदगी से उसे देखा। आप एंटरप्रेन्योर्स की जिन रिट्रीट्स पे दुबई और थाईलैंड गई थी उन पे आपको माहिर फरीद की कंपनी ने भेजा था। सफूरा ने चौंक के उसे देखा। क्या मतलब? उसके सफेद बालों वाले मैनेजर ने मुझे बताया था उन्होंने अपनी एक शेल कंपनी की तरफ से रिट्रीट्स अरेंज करवाई थी। सफूरा सदमे से बैठी रह गई और मैं समझी मैं इतनी काबिल हूँ कि मुझे खुद अप्रोच किया गया है। सफूरा ने माथे को छुआ, फिर गुस्से से कैफ को देखा। और तुम इतने जलील इंसान हो कि जब मैं वापस आई तुम मुझे कॉल करके कहते रहे कि कशमाला मेहमानों से चिढ़ती है, इसलिए उसकी वालिदा को देखने ना आई। तुम सिर्फ मुझे माला से दूर रखना चाहते थे ताकि तुम्हारा पोल ना खुले। उन्होंने मुझे धमकाया था। माहिर फरीद ने कहा था वो मेरी क्या मेरे पूरे खानदान की जान ले लेगा। मैं क्या करता? तुम उसको लूजर कहती थी सफूरा। वो खोए खोए से लहजे में बोली। वो कुछ भी था मगर वो लूजर नहीं था। और उसे एक एक करके सब याद आने लगा। उसके पास ब्रांडेड चीजें होती थी, हर चीज महंगी थी। वो हर वक्त एयरपोर्ट्स लगाए कॉल पे होता था। वो बहुत काम करता था और वो बहुत कम सोता था। वो खुद को छुपा नहीं सकता था। मुझे शक होता था लेकिन वो इतना मेहरबान था सफूरा कि उसकी आंखें भीगने लगी। वो अभी तक शौक में थी कि मुझे लगा वो बुरा आदमी नहीं है। वो अपना ऑफिस रिमोटली मैनेज कर रहा था। कैफ जमाल धीरे से बोला। उसके पास इतना वक्त था। वो सीईओ था। सीईओ वर्क हार्ड नहीं वर्क स्मार्ट करते हैं, यानी कम वक्त में काम करते हैं। उसने तुम्हें क्यों हायर किया? तुम्हारे अंदर कौन से सरखाब के पड़ लगे थे कैफ? सफूरा अभी तक गुस्से से कैफ को देख रही थी। कैफ ने सर उठा के उसे देखा। मेरे नाम की वजह से। कैफ, इस नाम में ऐसा क्या खास था? ये उसके बाप का नाम था।
कमरे में सन्नाटा छा गया। वो बस यकटक उसे देख रही थी। मैंने उसे गूगल किया था, उसके इंटरव्यूज मुझे मिल गए थे, लेकिन वो उसने बाद में हटवा दिए। उसने अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि क्यों। अब समझ आया, खुद गार्ड बनने जा रहा था। मगर कशमाला की सोई एक जगह अटक गई थी। कैफ उसके बाप का नाम था, वही बाप जिसको उसने एक्सीडेंट में मार दिया। जो एक्सीडेंट में मरा वो उसका सौतेला बाप था। उसका असल बाप उससे कई साल पहले ब्रेन ट्यूमर से मरा था। उसका नाम कासिम फरीद था, कासिम अली इम्तियाज फरीद। उसके नाम के पहले हरूफ जोड़ो तो कैफ बनता था, कासिम अली इम्तियाज फरीद। कैफ, KAIF, कासिम के, अली ए, इम्तियाज आई, फरीद F, कैफ। कैफ उसकी कंपनी का नाम भी है। माहिर फरीद 2 साल पहले अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के इस्तांबुल चला गया था। उसने वहां पे कैफ नामी कंपनी बनाई थी। जैसे शहजादे किसी जमाने में अपना तख्त ताज छोड़ के चले जाते थे। उसके इंटरव्यू में लिखा था कि वो 3000 अफराद की कंपनी बनाना चाहता है, वो जो उसने खुद शुरू की हो, ना कि उसके बाप के पैसे से बनी हो। वो उस बात पे चौंकी। आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगा था, और इस यकीन की तकलीफ बहुत ज्यादा थी। वो खतरनाक आदमी है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके पास एक एल्बम था जिसमें लड़कियों की जख्मी तस्वीर थी। मैंने कहा ना, वो एक साइको है। और कैफ तेजी से कह रहा था। उसके होटल स्वीट की शीशे की खिड़की पे हर तरफ आपकी तस्वीर लगी थी। वो आपको अरसे से स्टॉलिंग कर रहा था। वो उसकी बात सुन रही थी, या शायद नहीं सुन रही थी, बस सोफे की गद्दी को मुट्ठियों में बींचे बैठी रही। वो कुछ बना रहा था, किसी बिजनेस प्लान पे काम कर रहा था। उसे याद आया, मगर नहीं, वो कुछ और बना रहा था। फिर वो चौंकी। माहिर फरीद, वो क्या है? वो काम क्या करता है? उसकी आवाज आहिस्ता थी। वो आर्किटेक्ट है, मामार। और उस एक लम्हे सारे पजल के टुकड़े एक साथ फिट बैठते गए। वो इमारतें बनाता है, यूनिक इमारतें। कैफ उसकी आर्किटेक्चर फर्म है। वो अपने ऑफिस से 3 माह की छुट्टी पे आया था, क्योंकि उसे एक खास इमारत बनानी थी। मुझे उसके मैनेजर ने बताया था। वो आर्किटेक्ट था, और माही कहती थी जनूनी आर्किटेक्ट सिर्फ स्याह और सफेद पहनते हैं, उनके लिए सुरमई जोन कुछ नहीं होता। कशमाला ने चेहरा दोनों हाथों में गिरा लिया। आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। सब झूठ था, सब फरेब। उसे जिंदगी में किसी इंसान से इतनी नफरत महसूस नहीं हुई थी जितनी माहिर फरीद से हुई थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी कैफ। उसने दिल ही दिल में उसको कैफ को पुकारा, जो इतना अरसा उसके करीब रहा। और गुज़श्ता रोज फ्लाइट में बैठे लैपटॉप पे काम करते माहिर फरीद ने रुक के जेब से ठंडी खताई निकाल के देखी, तो उसके चेहरे पे एक जख्मी तासुर बिखर गया। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे कभी माफ ना करो माला। उसने किनारों से टूटी हुई खताई वापस जेब में डाल दी। हर टूटी चीज जुड़ने के काबिल नहीं रहती।